140 करोड़ की आबादी, 96 करोड़ वोटर्स, 4600 से ज्यादा कैंडिडेट्स, 2500 के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब मिलकर बनाती हैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। और इस महान डेमोक्रेसी में सबसे अहम भूमिका निभाता है भारत का चुनाव आयोग। 1950 से लेकर आज तक 75 सालों में इलेक्शन कमीशन ने सेंटर और स्टेट्स मिलाकर 400 से भी ज्यादा चुनाव करवाए हैं। नेहरू से लेकर मोदी तक, बैलेट बॉक्स से लेकर ईवीएम तक, कमीशन ने जी तोड़ कोशिश की है कि हर नागरिक का वोट गिना जाए, हर मत का सम्मान हो। एक सच्चे मैच रेफरी की तरह आयोग ने हमेशा फाउल प्ले को रोकने की कोशिश की है। कई बार दोनों तरफ से आरोप सुने हैं, कड़ी आलोचना हुई है, लेकिन निष्पक्षता से अपना काम करती आई है इलेक्शन कमीशन। लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। आज इलेक्शन कमीशन खुद को बड़े आरोपों के बीच में पा रही है, उसकी आलोचना सारे दिन हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या रेफरी अब किसी टीम विशेष के पक्ष में खेल रहा है? क्या दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का एम्पायर अब खुद ही मैच फिक्सिंग में शामिल है? इन सवालों के बीच जहां चुनाव आयोग अपनी साख खो रहा है, वही जरूरत है हमें इस कमीशन को उसकी गौरवशाली इतिहास को याद दिलाने की। जो लोग आज सीईसी ज्ञानेश कुमार के जवाबों को, उनकी दलीलों को सही मानते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि कभी इसी कुर्सी पर बैठकर सुकुमार सेन ने नए भारत का पहला चुनाव करवाया था, जब 17 करोड़ से भी ज्यादा अनपढ़ और गरीब जनता को वोट का अधिकार मिला था, जब भारत के डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। सेन ही नहीं, आगे चलकर इसी आयोग ने इमरजेंसी जैसे कठिन दौर में भी निष्पक्ष चुनाव करवाए थे। जब भारत की कोर्ट्स की इंपार्शियलिटी पर सवाल उठ रहे थे, प्रेस पर भारी सेंसरशिप लग रहा था, उस दौर में भी कमीशन ने पूरी निष्पक्षता के साथ अपना काम किया था। और फिर आते हैं टीएन शेषन, जिन्होंने पॉलिटिशियंस को दिखा दिया कि यह चुनाव आयोग सरकार का नहीं बल्कि भारत देश का चुनाव आयोग है। देशभक्त मिनी डॉक्यूमेंट्री में कहानी दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के सबसे अहम किरदार की, कहानी भारत के चुनाव आयोग की, और क्यों यह एक इलेक्शन कमीशन हमारे देश की डेमोक्रेसी को आज बचा सकता है या तबाह कर सकता है। वैसे तो एक नए आजाद भारत देश के सामने पहले से ही कई मुश्किलें थी। नया संविधान बनाना था, नए कानून बनाने थे, कश्मीर को पाकिस्तान से बचाना था, प्रिंसली स्टेट्स को भारत के अंदर इंटीग्रेट करना था, पाकिस्तान से आई रेफ्यूजीज का ख्याल रखना था, बंटवारे की आग में जल रहे एरियाज में शांति बहाली करनी थी, नया इकोनॉमिक प्लान बनाना था, अमेरिका वर्सेस यूएसएसआर वाली इंटरनेशनल प्रेशर से भी डील करना था। लेकिन इन हजार प्रॉब्लम से डील करने के साथ साथ भारत के फाउंडिंग फादर्स, हमारे संविधान सभा के दिग्गजों ने इलेक्शंस को प्राथमिकता दी। संविधान लागू होने के 2 महीने पहले ही संविधान में लिखे इलेक्शंस के प्रोविजंस लागू हो चुके थे। नया संविधान लागू होने से पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना काम शुरू कर दिया था। भारत में पहला आम चुनाव करने की जिम्मेदारी सौंपी गई वेस्ट बंगाल के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी सुकुमार सेन को। सेन आजाद भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं। उस वक्त के ऑब्जर्वर्स ने लिखा था कि इस ब्रिटिश एरा आईसीएस ऑफिसर के कंधों पर दुनिया के सबसे मुश्किल काम की जिम्मेदारी दी गई है। सुकुमार सेन और उनके ऑफिसर्स को देश के 17 करोड़ से भी ज्यादा वोटर्स का रिकॉर्ड बनाना था, वो भी तब जब 85% जनसंख्या पढ़ना लिखना तक नहीं जानती थी। देश में ना अच्छी सड़कें थी, ना एक रोबस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम था। इसके ऊपर से लाखों की संख्या में लोग बंटवारे के बाद रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे थे, और काम सिर्फ लिस्ट बनाने तक सीमित नहीं था। गांव गांव घूमकर लोगों के नाम लिखने थे, उनकी पहचान वेरीफाई करनी थी। यह काम 1-2 महीने का नहीं बल्कि इसमें पूरे 2 साल लग गए। 16,000 से ज्यादा रजिस्ट्रार्स और लोकल ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग दी गई, करोड़ों नाम लिखे गए। फिर इन नामों में गड़बड़ी सामने आती है। हजारों की संख्या में महिला वोटर ने अपना नाम लिखवाने की जगह इसकी पत्नी, उसकी मां, उसकी बेटी लिखवाकर अपने आप को रजिस्टर किया। लोकल पोलिंग ऑफिसर्स ने भी इन्हीं नामों को ऐसे ही आगे भेज दिया। एक ब्रिटिश ट्रेंड प्रोग्रेसिव ऑफिसर होने के नाते सुकुमार सेन ने इस प्रैक्टिस को इंकरेज करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने अपने ऑफिसर्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए कि जब तक कोई अपना नाम सही रजिस्टर नहीं करवाएगा तब तक उसकी एंट्री नहीं मानी जाएगी। फाइनली देश के पहले इलेक्टोरल रोल में 28 लाख महिला बाहर रहीं, लेकिन सेन का कहना था कि भारत की महिलाओं को जरूरी है कि वो पहले अपनी पहचान ढूंढे, लिस्ट में नाम तो बाद में भी ऐड हो जाएगा। खैर, लिस्ट बनना अपने आप में एक बड़ा टास्क था। उससे भी बड़ा टास्क था पोलिंग बूथ्स की लोकेशन को आइडेंटिफाई करना, इलेक्टोरल सिंबल्स को बांटना। जहां 85% जैसा कि मैंने कहा लोगों को अपना नाम भी लिखना नहीं आता था, फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज का नाम कैसे पढ़ेंगे, अपने नेताओं का नाम कैसे पढ़ सकते हैं। तो ऐसे में साइकिल, हाथी, घोड़ा जैसे इलेक्टोरल सिंबल्स को डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिससे अलग अलग पार्टीज को अलॉट किया गया ताकि लोग अपनी पार्टी को अपने नेता के सिंबल से पहचान सके और वोट डाल पाए। फिर भारत की इस
इस विशाल आबादी को पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी, नए संविधान के बारे में भी तो एजुकेट करना था। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उसमें फर्क क्या होता है वो भी समझाना था, क्योंकि याद रखिए चुनाव एक साथ हो रहे थे तो यह काम भी इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया गया था। साथ ही कैंडिडेट्स और पार्टीज की लिस्ट बनाई गई। देश के पहले आम चुनाव में संसद और सभी राज्यों के विधान परिषद मिलाकर लगभग 4500 सीट्स के लिए 53 पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स मिलाकर 16500 से भी ज्यादा लोगों ने अपने नामांकन दाखिल किए। अब चैलेंज यह था कि इन सब को एक ही सिस्टम में कैसे लाया जाए, लेकिन असली मुश्किल लॉजिस्टिक्स था। पोलिंग बूथ्स बनाए कैसे? सेन ने डिसाइड किया कि हर बूथ की मैक्सिमम कैपेसिटी 1000 वोटर होगी, मतलब 2,24,000 से ज्यादा बूथ्स बनने वाले थे पूरे देश भर में। और ये बूथ्स भी बाय द वे जंगल में भी थे, पहाड़ों में भी थे, रेगिस्तान के अंदर भी थे। तो बैलेट बॉक्सेस को कहीं ऊंट पर ले जाया गया, कहीं नाव में ले जाया गया, कहीं हाथी के ऊपर, और कहीं कहीं तो पूरे पोलिंग टीम को, पूरे जो पोलिंग पार्टी है उनको कई दिनों तक पैदल चलकर पोलिंग स्टेशन तक पहुंचना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि एक भी वोटर अपना हक, उसे आप वंचित ना कर पाओ, वो अपना हक इस्तेमाल कर पाए। फाइनली 25 अक्टूबर 1951 को हिमाचल प्रदेश के चिन्नी तहसील में कुछ बुद्धिस्ट लामाज ने सबसे पहले अपने वोट डाले, क्योंकि कुछ ही दिनों में बर्फबारी के बीच में उनका गांव महीनों तक बाकी दुनिया से कटने वाला था। बाकी देश में वोटिंग जनवरी 1952 में शुरू होती है। देश के छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक लोग पहली बार लाइन लगाकर खड़े होते हैं अपना वोट देने के लिए। आदमी, औरत, गरीब, अमीर, सब बराबर, वन मैन वन वुमन वन वोट। 10 करोड़ से ज्यादा वोटर्स यानी करीबन 60% एक्चुअली वोटिंग करने पहुंचते हैं। भारत जैसे पिछड़े और गरीब देश में इतने बड़े लेवल तक, इतना एक्सटेंसिव और कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज में इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यह दुनिया ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। दुनिया भर की अखबारें अगर आप उस समय की खंगालो तो उन्होंने इस इलेक्शन को ऐसे कवर किया था जैसे भारत में कोई चमत्कार हो रहा हो, और इस चमत्कार के पीछे भारत के चुनाव आयोग और देश के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन। सेन के प्रोफेशनलिज्म और उनके इनोवेशंस ने इलेक्शन कमीशन की एक बेहतरीन नींव रखी। सिस्टमैटिक वोटर रजिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूएंसी डिमार्केशन, एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन मशीनरी, ये सब कुछ सेन की देन है। भारत का पहला आम चुनाव पूरी दुनिया में इतना बड़ा सक्सेस था कि सेन को अगले ही साल सूडान की सरकार से ऑफिशियली बुलावा आया वहां के पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए। सेन ने 14 महीने लगातार इंडियन इलेक्टोरल लॉज को उस अफ्रीकन नेशन के लिए अडॉप्ट किया। 1954 में सुकुमार सेन को उनके हिस्टोरिक सक्सेस के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। साल 1957, देश की पहली चुनी हुई सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और अब वक्त है दूसरे जनरल इलेक्शन का। एक बार फिर से सबकी नजर इलेक्शन कमीशन पर टिकी थी, क्योंकि यह वो मोमेंट था जब कमीशन को और उसके चीफ सुकुमार सेन को दुनिया को यह साबित करना था कि जो पहला इलेक्शन था वो कोई तुक्का, कोई मिरेकल, कोई एक्सीडेंट नहीं था। पिछली बार के इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज किया गया, नए नाम ऐड किए गए। जिन बैलेट बॉक्सेस को 1952 में संभाल कर रखा गया था, अब वक्त आ चुका था कि उसे फिर से काम में लाया जाए। दूसरी लोकसभा में भी एक बहुत चुनौती थी इलेक्शन कमीशन के सामने, क्योंकि तब तक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हो गया था, तो उससे जो आपकी मतदाता सूची है उसको स्टेट वाइज डिवाइड करना था। और इलेक्शन कमीशन के सामने ये तजवीज रखी गई कि जब 5 साल का पहला टर्म खत्म हो रहा है तब तक आप ये काम पूरा नहीं कर पाएंगे, तो क्या लोकसभा का जो टर्म है इसको बढ़ा दिया जाए। सरकार की तरफ से तैयारी थी कि हम बढ़ा दें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह चुनौती स्वीकार की कि नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से संविधान में परिवर्तन लाने की जरूरत पड़े। तो उन्होंने ये चुनौती स्वीकार करके पूरा अपना काम सही समय पर करके दूसरा चुनाव भी करवाया। सुकुमार सेन द्वारा बनाया गया सिस्टम इतना एफिशिएंटली काम कर रहा था, इसका पता इस बात से चलता है कि दूसरे इलेक्शंस में 1952 के मुकाबले 4.5 करोड़ रुपए और कम खर्च होते हैं। फिर से करोड़ों लोग वोट डालने के लिए लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन टर्नआउट इस बार 50% से थोड़ा कम ही रहता है। साथ ही साथ इलेक्टोरल ऑफेंसेस और वायलेंस के केसेस भी हमें दिखने को मिलते हैं। ये वो इलेक्शंस था जब देश में पहली दफा बूथ कैप्चरिंग का इंसिडेंट दर्ज किया गया। बिहार के बेगूसराय में कुछ लोगों ने, कुछ बाहुबलियों ने एक गांव के पोलिंग बूथ पर कब्जा करके बैलेट बॉक्स ही छीन लिया। आइडियली सुकुमार सेन जैसे विजनरी लीडर को इसे एक वेकअप कॉल की तरह देखना चाहिए था कि अगर डेमोक्रेसी को असली रूप में चलाना है तो सिर्फ लॉजिस्टिक्स ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को भी संभालना होगा। लेकिन उस वक्त इसे एक वन ऑफ फ्रिंज इंसिडेंट की तरह बोलकर इग्नोर कर दिया। लेकिन आने वाले दशकों में बूथ कैप्चरिंग अपने आप में एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आने वाला था, जिसे कमीशन को डील करने में सालों लग गए। बहुत देर
एक्चुअली कर दी इलेक्शन कमीशन ने। खैर 1957 के इलेक्शंस में लगभग 2500 केसेस पूरे देश भर में इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस के रिपोर्ट होते हैं। बूथ कैप्चरिंग जैसे ऑर्गेनाइज सीरियस क्राइम अभी ज्यादा कॉमन नहीं थे, लेकिन इंपर्सनेशन, ब्राइबरी के केसेस तेजी से बढ़ रहे थे। देश के दूसरे आम चुनाव भी लार्जली पीसफुल और फ्री एंड फेयर ही रहते हैं। इसी के साथ इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी क्रेडिबिलिटी, अपने सिस्टम्स की एफिशिएंसी दुनिया के सामने फिर से साबित कर दिया। वैसे टू बी फेयर, इस वक्त तक देश का पॉलिटिकल सिस्टम लार्जली कांग्रेस सेंट्रिक ही था। नेहरू के अलावा कोई खास चैलेंजर नहीं था, ना एक स्ट्रांग ऑपोजिशन थी। इसीलिए इलेक्शंस या इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाने के लिए भी कोई खास था नहीं। 1958 में सुकुमार सेन रिटायरमेंट लेते हैं। यहां से कमीशन की कमान संभालते हैं फॉर्मर लॉ सेक्रेटरी के सुंदरम। सुंदरम थोड़े रिजर्व्ड, लीगलिस्टिक और सिस्टम ड्रिवन ऑफिसर थे। उन्होंने इलेक्शंस को एक प्रोसीजर और रूल बुक बेस्ड बनाने की कोशिश की। इनफैक्ट सुंदरम के अपॉइंटमेंट से इलेक्शन कमीशन में एक नया ट्रेंड शुरू होता है। सुंदरम के बाद दशकों तक ज्यादातर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स लॉ कमीशन से आने लगे। ज्यादातर सीईसीज एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं बल्कि लीगल बैकग्राउंड के साथ आने लगे। सुंदरम के दौर ने कमीशन को ब्यूरोक्रेटिकली मजबूत किया, लेकिन नए पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स अलग रूप ले रहे थे। 1962 और 1967 के बीच का समय कमीशन के लिए मिक्स्ड रिजल्ट्स का रहा। एक तरफ जहां वोटर टर्नआउट बढ़ा, पार्टी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हुई, वहीं दूसरी तरफ इलेक्टोरल ऑफेंसेस भी तेजी से मल्टीप्लाई होने लगे। इस बीच सबसे पहले केरला में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया जाता है। 1960s में वहां के असेंबली पोल्स के दौरान वहां की सरकार ने सारी पार्टीज के साथ मिलकर एक कोड पर रजामंदी बनाई। इस कोड में इलेक्शंस और प्रचार से जुड़े कई एस्पेक्ट्स को कवर किया गया, जैसे मीटिंग्स, प्रोसेशन, स्पीच, स्लोगन, पोस्टर्स, प्लैकार्ड्स। 1962 के लोकसभा इलेक्शंस और साइमल्टेनियस स्टेट असेंबली इलेक्शंस के दौरान इलेक्शन कमीशन ने इस कोड को सारी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज तक सर्कुलेट किया। रिजल्ट यह रहा कि देश भर में इलेक्शन कैंपेन्स काफी पीसफुल और ऑर्डरली तरीके से हुए। हालांकि इस कोड को फॉलो करने का कोई लीगल मैंडेट नहीं था, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज ने बाय एंड लार्ज इस कोड को फॉलो किया। 1967 के जनरल इलेक्शंस के टाइम पर भी इस कोड को दोबारा अडॉप्ट किया गया। इस बार केरला समेत कुछ और स्टेट्स ने भी इसे अपनाया। 1968-69 के मिड टर्म स्टेट इलेक्शंस के दौरान इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से एक नया डॉक्यूमेंट लेकर आती है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शंस, जो बेसिकली मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्डक्ट का एक अपील था। यह हर स्टेट के पार्टी के सामने रखा गया मीटिंग्स के दौरान। 1971-72 के लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस के दौरान भी इलेक्शन कमीशन ने इसी तरह एक अपील दोबारा पार्टीज को किया। फिर 1 जनवरी 1974 को इलेक्शन कमीशन ने एक रिवाइज्ड मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर्मली इशू किया। लेकिन इसी बीच इलेक्शन कमीशन के सामने उसका पहला क्रेडिबिलिटी क्राइसिस आता है। दरअसल 1970s में कांग्रेस को पावर में रहते हुए 25 साल से भी ज्यादा हो चुके थे। इंटरनल स्प्लिट्स, लीडरशिप टसल के साथ साथ कई स्टेट्स कांग्रेस के हाथ से फिसल चुके थे, और साथ ही साथ ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी कांग्रेस और सरकार में अपना पावर कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही थी। यही काम उनके कैंप के लीडर्स भी करना चाहते थे। उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया था। 1971 की इलेक्शंस जो इंदिरा गांधी की गरीबी हटाओ के नारे पर लड़ी गई थी, वो देश के पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक नया रंग लेकर आती है। वहीं दूसरी तरफ इन इलेक्शंस में इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस भी बढ़ जाती हैं। अब मिसयूज ऑफ ऑफिशियल मशीनरी और करप्ट प्रैक्टिसेस आम होने लगते हैं। इसी इलेक्शन में इंदिरा गांधी पर भी स्टेट मशीनरी के मिसयूज के आरोप लगते हैं, जो फाइनली इलाहाबाद हाईकोर्ट के रास्ते सीधा देश को 1975 के इमरजेंसी के रास्ते पर ले जाता है। डेमोक्रेसी के साथ साथ इमरजेंसी का दौर सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेड बनकर सामने आते हैं। इलेक्शन कमीशन के लिए इसी बीच कुछ मुश्किल सवाल जरूर खड़े होते हैं। एक तरफ जहां सरकार सीधा कोर्ट्स के साथ भिड़ रही थी, जजेस पर कॉम्प्रोमाइज होने का आरोप लगा रही थी, वहां इलेक्शन लॉ का स्कोप कहां तक जा सकता है, और इसी के बीच इलेक्शन कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशंस की कितनी ऑटोनॉमी बच सकती है, बच जाती है। उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर टी स्वामीनाथन बाकियों की तरह लॉ कमीशन से नहीं आए थे, बल्कि कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में वो कांग्रेस सरकार और इंदिरा गांधी के साथ क्लोज क्वार्टर्स में काम कर चुके थे। ऑब्वियसली ऐसे में कमीशन की इंपार्शियलिटी पर सवाल तो उठने ही थे। 1977 इंदिरा गांधी इमरजेंसी हटाती हैं, आम चुनाव करवाने का फैसला लेती हैं, लेकिन तब तक डैमेज तो हो चुका था। देश के प्रोमिनेंट ऑपोजिशन लीडर्स इस इलेक्शन को स्टेज्ड कहने लगे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े इमरजेंसी लगने के बाद देश में फिर से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो पाएंगे। कांग्रेस के करीबी माने जाने वाले टी स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 77 का चुनाव होता है। सेंसरशिप, रिप्रेशन, इंदिरा गांधी का आयरन ग्रिप के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इंश्योर किया कि ये इलेक्शंस फ्री एंड फेयर ही हो।
और इसका नतीजा होता है 30 सालों में पहली बार हमारे आजाद भारत में एक नॉन कांग्रेस सरकार का गठन। जनता पार्टी के जबरदस्त जीत के बाद लोकसभा में 295 सीट्स उनके हाथ में आती है। बहुत लोगों के लिए यह एक नई उम्मीद थी, एक रीअश्योरेंस की इलेक्शन कमीशन देश की डेमोक्रेसी को बचाने में कामयाब रहा। नई सरकार ने एसएल शक्दर को सीईसी अपॉइंट किया। शक्दर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के एक्सपर्ट थे। उनकी अगुवाई में 1979 में इलेक्शन कमीशन ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, जिसमें बदले हुए पॉलिटिकल लैंडस्केप और उसके चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को और कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की बात की गई। स्पेसिफिकली रूलिंग पार्टी के रोल को कवर करने के लिए मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट में अलग से चैप्टर ऐड करने की मांग होने लगी। आइडिया यह था कि पावर में बैठी सरकार अपनी ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज करके इलेक्शंस ना जीत ले। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बात को सपोर्ट किया। इसके बाद अक्टूबर 1979 के लोकसभा इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ने एक थरली रिवाइज्ड मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को रिलीज किया, जो अब 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिसका पार्ट 7 सिर्फ रूलिंग पार्टी के रोल पर डेडिकेटेड था। रिवीजन के बाद भी आचार संहिता मोस्टली एक माइल्ड अपील ही था। पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स की गुड सेंस पर डिपेंड करता था कि वो इसका पालन करें। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट वायलेशन पर एक्शन बहुत ही रेयर माना जाता था। ओवरऑल 1980s में पास्ट ट्रेंड्स और स्ट्रांग होने लगते हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन और तेज होता है, लोगों का पार्टिसिपेशन और बढ़ने लगता है, और इसी के साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स में लार्ज स्केल बूथ कैप्चरिंग और बैलेट स्टफिंग तेजी से बढ़ने लगती है। अक्सर ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि एक गांव में 90% वोट एक ही कैंडिडेट के फेवर में गए हैं और पोलिंग स्टाफ यहां या तो खरीद लिया गया है या तो धमका दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर रिपोर्ट्स खुद ही इस बात को मानने लगे थे कि ऐसे माहौल में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अब एक एस्पिरेशन ही रह जाएगा, असलियत नहीं। 1987 की जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शंस ने तो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी मानो बिल्कुल खत्म कर दी। जम्मू कश्मीर का मामला अलग है। जम्मू कश्मीर में 1987 का जो चुनाव हुआ, उसे आज भी कोई भी नहीं मानता कि वो फेयर इलेक्शन था, लेकिन उसमें चुनाव आयोग एक तरह से केंद्र सरकार के साथ रहा, और वो एक जम्मू कश्मीर को लेके एक बहुत स्पेशल सिक्योरिटी कंसर्न जो रहते हैं, उस सब का क्लाउड रहा उसके ऊपर। इससे कश्मीर के लोगों में एलिनेशन और भी गहरी हो जाती है। बहुत सारी कश्मीरीज को लगने लगता है कि बैलेट की अब कोई अहमियत नहीं रह गई है। बाद में इसी सेंटिमेंट को पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट एक्सप्लॉइट करते हैं, नौजवानों के हाथ में बंदूक पकड़ा देते हैं, और उस समय जो इंसर्जेंसी की चिंगारी लगती है, आग लगती है, आज लगभग 40 साल बाद भी उस आग को हम ठीक से बुझा नहीं पाए हैं। लेकिन सब बुरा भी नहीं हो रहा था। 1990s का इवेंटफुल दशक शुरू हुआ। यह वो दौर था जब पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी। यूएसएसआर टूट कर बिखरना शुरू हो गया था। मिडिल ईस्ट में वॉर्स की वजह से दुनिया भर में तेल के दाम आसमान छूने लगे थे। भारत में कोalition पॉलिटिक्स का दौर शुरू हो चुका था। मंडल कमंडल का राजनीति अपने चरम सीमा पर था। इकोनॉमिक क्राइसिस कभी भी भारत को बस दिवालिया बनाने ही वाला था। और इस उथल पुथल के बीच में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनकर आते हैं टीएन शेषन। एक करियर ब्यूरोक्रेट और कैबिनेट सेक्रेटरी होने की वजह से उन्हें राजीव गांधी और कांग्रेस का करीबी भी माना जाता था। इसीलिए जब 1990 में उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया, तो जो इनिशियल इंप्रेशन था वो ये था कि वो एक सॉफ्ट ब्यूरोक्रेट हैं। लेकिन शेषन ने फिर पूरे महकमे को हिला डाला। I am not the chief election commissioner of the government of India, but I am the chief election commissioner of India. India has a lot of corruption. Most of India's corruption is attributable to election corruption. शेषन ने सबसे पहले मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को एक मॉरल गाइडलाइन से हटाकर एक बाइंडिंग इन्फोर्सेबल लॉ लाइक रूल बुक बना दिया। सालों से देश में नेता लोग मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को हवा में बस उड़ाते रहते थे। फिर शेषन के टाइम पर छोटे से छोटे वायलेशन भी हेडलाइंस बनकर सामने आने लगे। कमीशन डायरेक्ट एक्शन लेने लगा। फॉर एग्जांपल 1991 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान शेषन ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों की रैलीज में बिना परमिशन लाउडस्पीकर्स बजाने के लिए इन बड़ी बड़ी पार्टीज को नोटिस दे डाला। उनके सबसे ड्रामेटिक इंटरवेंशंस बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में आते हैं, जहां बूथ कैप्चरिंग अब एक इंडस्ट्री बन चुकी थी। 1991 बिहार इलेक्शन में जब पोलिंग के दिन कमीशन को रिपोर्ट्स मिली कि गनमैन पोलिंग स्टेशंस कैप्चर करके बैलेट बॉक्स भर रहे थे, शेषन ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक दिन के लिए पोलिंग रोक दी। उसके बाद उन्होंने सीआरपीएफ के कंपनीज भिजवाकर वहां दोबारा इलेक्शंस करवाया। यह अनप्रेसिडेंटेड था। पहली बार इलेक्शन कमीशन ने ग्राउंड लेवल गुंडागर्दी को रोकने के लिए मिलिट्री स्टाइल एक्शन लिया। फिर 1993 में तमिलनाडु में एक बाई इलेक्शन के दौरान डीएमके और एआईडीएमके दोनों तरफ से हैवी मनी डिस्ट्रीब्यूशन को रोकने के लिए शेषन ने पूरा का पूरा इलेक्शन ही कैंसिल कर दिया, यह कहकर कि अगर पैसा बांटकर वोट लेना है तो फिर इलेक्शन करने का मतलब क्या है। यह पहला मेजर इंस्टेंस था जब कमीशन ने पैसे बांटने के शक पर पूरा का पूरा पोलिंग ही कैंसिल कर दिया हो।
सेशन के रिफॉर्म सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट तक सीमित नहीं थे। उन्होंने 1993 में पहली बार इलेक्शन ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए, यानी ऐसे न्यूट्रल आईएएस ऑफिसर्स जो डायरेक्टली कमीशन को रिपोर्ट करेंगे, करप्ट लोकल स्टेट मशीनरी को कंप्लीटली बाईपास करके। यह सिस्टम इतना सही था कि आज के डेट पर भी ऐसे ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए जाते हैं। फिर सेशन वोटर फोटो आईडी कार्ड्स का आइडिया आगे पेश करते हैं। बोलते हैं कि बिना फोटो आईडी कार्ड्स के इलेक्शंस हमेशा से ही बोगस वोटिंग में फंसे रहेंगे। हालांकि इसका लार्ज स्केल इंप्लीमेंटेशन उनके जाने के बाद हुआ, लेकिन इसकी पहल उन्होंने ही की थी। 1990 के बाद से चुनाव आयोग का एक तरह से पुनर्जन्म हुआ। पहले 30-35 साल तक चुनाव आयोग पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं था देश में। चुनाव आयोग चुपचाप से अपना काम करता था, बहुत अटेंशन नहीं था। सेशन के बाद से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, उसकी स्वायत्तता, उसका एक निर्भीक तरीके से पब्लिक में स्टैंड लेना, जिसको कहते हैं ना फियर्सली इंडिपेंडेंट, वो छवि 90 में बनी, उससे पहले नहीं। सेशन ने पूरे पॉलिटिकल महकमे को हिला दिया और उनका कोई भी दिग्गज नेता कुछ बिगाड़ ना पाया, क्योंकि सीईसी को हटाना कोई नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है। उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने फिर सेशन के पावर्स को कम करने के लिए इलेक्शन कमीशन को एक मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया। ऑल्दो सेशन इस डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन कोर्ट ने उल्टा सरकार के डिसीजन को बरकरार रखते हुए सेशन के पिटीशन को खारिज कर दिया। 1996 में इलेक्शन कमीशन से रिटायर होकर पहले उन्हें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला। एशिया का जिसे नोबेल प्राइज कहा जाता है, रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। 1997 में उन्हें के आर नारायणन के अगेंस्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी बनाया गया और फाइनली कांग्रेस ने 1999 में इलेक्शंस में उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ गांधीनगर सीट से चुनाव में भी उतारा। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस तक तो बात ठीक थी, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में आकर सेशन ने जो अपनी क्लीन इमेज थी उसे खुद ही थोड़ा डेंट तो पहुंचाया। हालांकि इससे उनके कार्यकाल में जो उन्होंने काम किया, जो बदलाव लाए, उस पर कोई सवाल आज भी नहीं उठाता है। वो उनके जो नॉन पार्टीजन डिसीजन थे वो आज भी लोग फॉलो करते हैं, उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। सेशन के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं एमएस गिल। गिल को एक सिस्टम कंसोलिडेटर की तरह देखा जाता है। सेशन एरा की रिफॉर्म्स उन्होंने अपने कार्यकाल में कंटिन्यू रखा। इसी के साथ साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के रोल आउट को भी सुपरवाइज किया। ईवीएम को शुरू से ही सस्पिशन से तो देखा गया था हमारे देश में। लोग कहते आए थे कि मशीन हैक हो सकता है, लेकिन गिल के कार्यकाल में 1998 से लार्ज स्केल ट्रायल्स में यह बात साफ हो गई थी कि ईवीएम को फुल रोल आउट के लिए वो बिल्कुल तैयार है, वो सही है, मास हैकिंग नहीं हो सकती है। और ईवीएम के आने से जो बची खुची बूथ कैप्चरिंग की जो घटनाएं हो रही थी वो अब पूरी तरीके से रुक जाती हैं। फिर आए जेएम लिंगडो। इनके कार्यकाल में भी ईवीएम इंट्रोडक्शन आगे बढ़ने लगा, लेकिन लिंगडो के कार्यकाल में सबसे बड़ा चैलेंज उन्हें फेस करना पड़ा गुजरात इलेक्शंस में। 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे और जैसे ही दंगे हुए, मोदी जी जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, साल भर इनको हुआ था, उन्होंने एकदम गुजरात विधानसभा डिसॉल्व कर दी और कहा कि एकदम अभी चुनाव किए जाए। नियत साफ थी। चुनाव आयोग, जबकि उस वक्त जेएम लिंगडो उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, दंगे के साये में हम चुनाव नहीं होने देंगे। इस वक्त रिलीफ कैंप है, लोग इस सदमे से उबर रहे हैं और ऐसी स्थिति में जब माहौल इतना सेंसिटिव हो, हम चुनाव नहीं करवाएंगे। इस पर नरेंद्र मोदी जी ने खुल के चुनाव आयोग पे हर तरह का हमला किया। केवल कागजों के जरिए नहीं, केवल मीडिया के जरिए नहीं, पब्लिक में दर्जनों मीटिंग में जाके नरेंद्र मोदी जी मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम लेके उनकी खिल्ली उड़ाते थे। सिर्फ खिल्ली नहीं उड़ाते थे, ये बात पूरी पब्लिक के सामने रखते थे कि देखिए वो क्रिश्चियन है। आप उस जमाने की वीडियो निकाल के देखिए तो आपको दिखेगा, वो कहते थे जेम्स माइकल लिंगडो, बिल्कुल, ताकि किसी को अगर गुजराती के मन में संदेह हो तो उसको समझ आ जाए कि भाई ये तो क्रिश्चियन है। आरोप ये भी लगते थे कि इनको तो रोम से ऑर्डर आते हैं। इस सब के बावजूद चुनाव आयोग ने चुपचाप से अपना सर नीचे रखा। चुनाव आयोग ने कहा हम एक संवैधानिक संस्था है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की मोदी जी के खिलाफ, उनको हलफनामा दायर करने को नहीं कहा, उनको देश से माफी मांगने को नहीं कहा, सिर्फ एक संवैधानिक संस्था की तरह काम किया। मामला शायद सुप्रीम कोर्ट में भी गया, चुनाव आयोग की बात मानी गई और उस घटनाक्रम से चुनाव आयोग का कद कम नहीं हुआ, बढ़ा। चुनाव आयोग में यूपीए के जमाने में भी 1-2 अपॉइंटमेंट्स को लेकर आलोचना हुई। मुझे लगता है वो आलोचना वाजिब थी। जैसे नवीन चावला जी के अपॉइंटमेंट को लेकर सवाल उठे, क्योंकि नवीन चावला जी को गांधी परिवार के बहुत नजदीक माना जाता था। ऐसा व्यक्ति चुनाव आयोग में जाए, ये ठीक नहीं था। जब वो चुनाव आयोग में थे तब भी कुछ छोटे बड़े आरोप उन पर थोड़े से लगे, लेकिन ऐसा कोई चीज जिससे इस देश के चुनाव की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज होती हो, वैसी बात नहीं आई। ये सब सिलसिला पिछले 8-10 साल से शुरू हुआ है। एक टफ इलेक्शन कमिश्नर से भिड़ने का अंजाम मोदी गुजरात में पहले ही देख चुके थे। शायद इसीलिए 2014 में पावर में आने के बाद उन्होंने ये इंश्योर कर दिया था कि दूसरा कोई सेशन ईसी ना बने, ना कोई दूसरा लिंडो ईसी बन पाए। मोदी के एफर्ट्स का नतीजा हमें 2019 के लोकसभा चुनाव में दिखने को भी मिला, जब इलेक्शन कमीशन पर रूलिंग पार्टी और उसके लीडर्स के खिलाफ एक्शन ना लेने का बहुत सारे हमको आरोप दिखने को मिले। रैम्पेंट मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट वायलेशंस के केसेस
आते रहे और इलेक्शन कमीशन चुपचाप बैठा रहा। फाइनली सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, कमीशन को फटकार लगानी पड़ी, तब जाकर हमें कुछ एक्शन दिखने को मिला। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन बीजेपी चीफ अमित शाह पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इस बात पर तो इलेक्शन कमीशन के अंदर भी मतभेद हो गया। सीईसी सुनील अरोरा और उनके एक साथी भाई मोदी को क्लीन चिट पर क्लीन चिट देते आए, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा ने इसे कंटेस्ट किया। अशोक लवासा जी मोदी सरकार के अपॉइंटी थे, उनसे कोई बुरे संबंध नहीं थे। लेकिन जब 2019 के चुनाव में मोदी जी ने अपने नाम से एक चैनल लॉन्च करने की शुरुआत की, और वो भी बिल्कुल चुनाव के बीचों बीच, तो अशोक लवासा ने एक अच्छे ऑफिसर की तरह कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, बस एक नोट ऑफ डिसेंट लिख दिया। उसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि बाकी दोनों लोग सरकार के साथ थे उस वक्त। लेकिन उसके बाद अशोक लवासा को जिस तरह से प्रताड़ित किया, अंदर क्या बात हुई हम नहीं जानते, लेकिन उसके बाद उनकी पत्नी जो कि आईएएस ऑफिसर थी, उनके पुराने केसेस की जांच शुरू हुई। उनका बेटा जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, कंपनी ने उनको नौकरी से हटा दिया, और अचानक उस चुनाव के बाद चुपचाप से अशोक लवासा जी ने अपना इस्तीफा दिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक में चले गए। बस वो एपिसोड था जिससे पूरे देश को पता लग गया और इस कुर्सी पे आने वाले हर व्यक्ति को पता लग गया कि अगर चुनाव आयोग में रहना है तो सरकार से पंगा नहीं लेना। ये इंसिडेंट बहुत लोगों के लिए सिग्नल था कि ये इंस्टीट्यूशन अपने अंदर से ही अब फ्रैक्चर हो चुका है। एक जमाने में जो कमीशन नेताओं को डरा कर रखता था, अब उस पर नेताओं की मनमर्जी चलने लगी थी। अपेक्षा ये की जाती है कि जब आप एक संवैधानिक संस्था में हैं, खासतौर से इलेक्शन कमीशन में, तो आप जो सही कानूनी चीज है वो ही करेंगे। आप ये नहीं देखेंगे, आप एक अंपायर है, आप ये नहीं देखेंगे कि मैं फैसला जो कर रहा हूं उसमें कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है, कोई छोटा खिलाड़ी है, क्योंकि आपके लिए सब बराबर है। 2023 आते आते मोदी सरकार ने खुलेआम मान लिया था कि अब इलेक्शन कमीशन में सरकार की ही चलने वाली है। दरअसल उस साल सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के लिए एक न्यूट्रल कमिटी बनाने की बात कही, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि यह न्यूट्रल कमिटी बने, एक न्यूट्रल सीईसी और ईसी की नियुक्ति हो, सरकार ने इस जजमेंट को बाईपास करने के लिए आनंद फानंद में एक कानून संसद में पारित करा दिया। इस नए कानून में हुआ यह कि सरकार ने चीफ जस्टिस को पैनल से बाहर खदेड़ दिया और उसकी जगह एक होम मिनिस्टर या सरकार के किसी चुने मिनिस्टर को सौंप दिया। अब यह कमिटी जिसे न्यूट्रल होना चाहिए था, वहां वो फिर से सरकार की मनमर्जी के अकॉर्डिंग ही चलने वाला था। इस कमिटी ने जो पहला नाम सीईसी के पद के लिए रेकमेंड किया, वो आज के हमारे तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी हैं। अभी इनके ऑफिस में आए मुश्किल से 6 महीने ही नहीं हुए हैं कि इलेक्शन कमीशन पर अब तक उसके इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा धब्बा लग गया है। सीधे सीधे रूलिंग पार्टी के साथ मिलकर वोट चोरी करने का आरोप लगाया गया है। ये आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। यहां पे इलेक्शन चोरी करने का हमने एक मॉडल पकड़ा है, और मुझे लगता है कि इस मॉडल का प्रयोग देश की बहुत सारी लोकसभा और विधानसभाओं में किया जा रहा है। हाउस नंबर 0, हाउस नंबर 0, हाउस नंबर 0, फादर्स नेम ILSDHFHUG। नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। डुप्लीकेट वोट का देखिए आप, रायबरेली नाम तो सुना होगा आपने, राहुल जी ने भी सुना होगा। रायबरेली में मोहम्मद कैफ खान, बूथ नंबर 83, 151, 218, सब जगह इनका नाम है, नाम सेम है, बस बाप का नाम भी सेम है, लेकिन वोट 3 पोलिंग बूथों पे बना हुआ है, 83, 151, 218 में। तो अखिलेश जी के भी यहां पर काफी 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं। कितने? अखिलेश जी के यहां पे 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं। और अखिलेश जी चुनाव कितने वोट से जीते? 1,70,922 वोटों से। इस पूरे मामले में जब इलेक्शन कमीशन ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की, लोगों का कमीशन पर भरोसा बढ़ने की जगह और कम हो गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? कई लोगों के पास घर नहीं होता, लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है, और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा, और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 दिखता है। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना,
और चुनाव आयोग शांत रहे? संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। जो इंस्टीट्यूशन कभी अपने डिसीजन से पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देती थी, आज उसकी हालत यह हो गई है कि लोग उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर अपनी हंसी तक नहीं रोक पा रहे हैं। लेकिन अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। आज भी याद दिला दूं, कमीशन के पास वो सारी शक्तियां हैं, वो सारे पावर्स हैं, वो सारी ड्यूटीज हैं जो टीएन सेशन के समय थी। आयोग के पास आज भी जनता के प्रति अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो समझने की जरूरत है। थोड़ी बस हिम्मत इकट्ठा करने की जरूरत है और वो काम करने की जरूरत है जो हमेशा करते आई है देश की डेमोक्रेसी की रक्षा, ना कि किसी पार्टी की वफादारी या रक्षा। और यही तय करेगी बाय द वे कि भारत किस तरफ आने वाले दिनों में जाएगा, डेमोक्रेसी की तरफ या डिक्टेटरशिप की तरफ। पर अगर चुनाव आयोग अपनी साख कायम रखना चाहता है तो उसे चाहिए दूध का दूध पानी का पानी कर दे। चुनाव आयोग खुद अगर प्लेयर की बजाय अंपायर की तरह कंडक्ट करना आज भी शुरू कर दे तो इस संस्था की, इस कुर्सी की इतनी साख है कि लोग पिछले 2-4 साल के इनके कुकर्मों को भूल जाएंगे और इन पे विश्वास कर सकते हैं। आज भी इस संस्था की साख बची है, बशर्ते कि चुनाव आयोग बचाना चाहे। लेकिन इसके लिए हमें भी, आपको और हमें भी एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन को याद दिलाना पड़ेगा कि उसकी ड्यूटी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उसकी इतनी ग्लोरियस हिस्ट्री क्या है।